हेलो माय नीट एस्पायरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सबका एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अब तो बिल्कुल करीब आ गए हैं ना एग्जाम्स, तो इसीलिए जो हमारी प्रश्न निधि का एपिसोड है उसमें हम तुम्हारे लिए आज बायोलॉजी के पोर्शन से बहुत अच्छा चैप्टर लेके आए हैं, ह्यूमन फिजियो का चैप्टर। आपको पता है यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारे चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, तो इसके जो 25 सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं हम सिर्फ वही आपको करवाते हैं। हमें पता है कि आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम आपको सिर्फ सिलेक्टेड 25 क्वेश्चंस करवाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। Select the correct events that occur during inspiration. Contraction of diaphragm, contraction of external intercostal muscles, pulmonary volume decreases, intrapulmonary pressure increases. आपको याद होगा कि जब आप इनहेलेशन करते हो, इंस्पिरेशन करते हो, तो नॉर्मल पोजीशन में डायफ्राम ऑलरेडी ऐसे आर्च शेप होता है, और जब हमारा प्रॉपर इनहेलेशन होना होता है तो डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है। एक बार इंस्पायर करो मेरे साथ, टेक अ डीप ब्रीथ इन। तो देखो, जब तुम डीप ब्रीथ इन कर रहे हो तो डायफ्राम फ्लैटेंड हो रहा है, राइट, यानी कि फ्लैटन होने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट तो ये होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। दूसरे, उसी के साथ जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होना है तो जो रिब्स की कैविटी है, जो केज है, वो बाहर की तरफ प्रोट्यूड होना है, दैट इज थोरैसिक कैविटी प्रोट्यूड होनी है। उसी के लिए इंटरकोस्टल मसल्स भी जो है एक्सटर्नल वाली, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। अब जब आपकी पल्मोनरी कैविटी, आपकी ये थोरैसिक कैविटी इंक्रीज कर रही है, तब आप इंस्पिरेशन कर पा रहे हो। तो यहां पर तो लिखा हुआ है डिक्रीजेस, राइट, तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो ये रॉन्ग पॉइंट है। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, क्योंकि वो इंक्रीज कर रही थी तो ये डिक्रीज करेगा, राइट। तो आपके ऑप्शंस में फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml। टीवी, टीवी क्या होती है? जो नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सलेशन में आप एयर को ट्रांसफर करते हो, तो वो क्या है? 500 ml है, ठीक है। और 1000 ml एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है? 1000 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मीनिंग द फोर्सफुल एक्सपिरेशन विच यू कैन टेक आउट आफ्टर टीवी, ठीक है। तो व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। एक्सपिरेटरी, अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी निकालने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी को ऐड कर देना है, यानी कि 1000 ml प्लस 500 ml, तो ये आपका आ गया है 1500 ml, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Select the correct statement. Expiration occurs due to external intercostal muscles. नहीं, वो तो इंस्पिरेशन था, राइट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो हमारा एक नॉर्मल रूटीन है कि जब गैसेस ट्रांसफर होती हैं तो यूजुअली डिफ्यूजन होता है, डीपीडी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होती है, दैट इज हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, राइट। यहां पे कहा जा रहा है कि अंदर का प्रेशर, जो पल्मोनरी प्रेशर है, वो लोअर है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इंस्पिरेशन होना है, मींस हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस को आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है ना कि इंट्राप्लूरल प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आपको इंस्पिरेशन करना है, ठीक। चलिए, इंस्पिरेशन occurs when atmospheric pressure is less than intrapleural pressure। ये तो गलत बात है, यहाँ पे तो हाई होना चाहिए। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि वो इंस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा था, राइट, तो ये वाला भी रॉन्ग है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मैच द फॉलोइंग करनी है, यहाँ पर फेवरेट वाला क्वेश्चन आ गया है हमारा। जल्दी से, आपको सारी वॉल्यूम्स पता होनी चाहिए, वो आपको याद करना पड़ेगा टेबल से। तो यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ वॉल्यूम्स दी हुई हैं और कुछ इधर सामने इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। तो टाइडल वॉल्यूम को देखो बेटा, 500 से 550 ml होती है, आपकी वो नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन की वॉल्यूम है जो आप इजिली करते हो। देन इंस्पिरेटरी रिजर्व, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके आ रहे हो तो 2500 से 3000 ml। देन आ जाते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन वाली, तो वो हो गई 1000 से 1100 ml। देन रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सब करने के बाद भी कुछ अमाउंट अंदर लंग में रह गया है, वो कितनी है, वो है 1100 से 1200 ml, राइट। तो यहां पर आंसर में लाओ जल्दी से, ये रहेगा आपका बी, आपका करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वियोलाई, ठीक, ये लंग्स ऐसे आपका ट्राकिया आ रहा है, देन फर्दर दो पार्ट में ऐसे करके डिवाइड करेगा और एट द एंड ये एल्वियोलाई लगे हुए हैं। तो एयर फिल्ड सैक है ना एल्वियोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं कोलैप्स कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक रेसिडुअल वॉल्यूम रखी हुई है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी एक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम 1100 टू 1200 ml लंग में एज अ सेवियर बची हुई है, इसीलिए ये आराम से अपने स्मूथ स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं, कोलैप्स नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, lungs do not collapse between breaths and some air always remain in the lungs which can never be expelled because, लंग जब आप ब्रीथिंग कर रहे हो उस टाइम ये तो पता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम वहां पे रहता है, ठीक, उसे आप क्यों नहीं एक्सपेल कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि वहां पर हमेशा एक निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर रह रहा है जो कि पुल कर रहा है लंग वॉल्स को। आपको पता है कि दोनों लंग्स को कवर करते हुए एक प्लूरल कैविटी लगी हुई है, उस प्लूरल कैविटी पे एक निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर रह रहा है जो लंग्स की वॉल को अलोंग विद दैट रेसिडुअल वॉल्यूम कोलैप्स होने से रोक रहा है। ओके, तो बी आपका राइट आंसर रहेगा। आ जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। Which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? आपसे पूछा जा रहा है कि आप कॉन्शियस एफर्ट लेके इनमें से कौन सा काम कर सकते हैं। वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा तो नहीं है। आरवी तो एक तो आरवी रह जा रहा है और दूसरे आप ऑक्सीजन के बिना कहाँ कर सकते हो, ऑक्सीजन तो फिर भी रह जाती है, राइट। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू यूस्टेशन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। आप ऐसे माउथ एंड न्यू करके फोर्सफुल एक्सपिरेशन की कोशिश करो तो यहां से थोड़ी एयर आपको लगता है कुछ बाहर आ रहा है, दैट इज थ्रू द यूस्टेशन ट्यूब। यस, दिस इज द correct statement. One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. ऐसा तो possible नहीं है। जब डायफ्राम, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही चेक करा कि डायफ्राम के साथ इंटरकोस्टल मसल्स एंड रिब्स का मूवमेंट चलेगा, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। Then lungs can be made fully empty by forceful breathing out all air from them, ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम रह गई है। तो बी वाला आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिलाते हैं। लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, फर्स्ट टू 4 एंड 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट। ठीक है, आपको उनको मिलाना है, आपको मिलाना है कि कौन से वाले इन ऑप्शंस में सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो रेसिडुअल वॉल्यूम कुछ दिया हुआ है और ये देखो रेसिडुअल वॉल्यूम के पहले मिला के देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम अराउंड 1200 ml होती है। ठीक है, और जो आपकी ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो कुछ अलोंग 3500 ml होती है, राइट। तो यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो सी में ये 4th दिया हुआ है और ये 1200 ml दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर है।
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? इसका आंसर आप चैट बॉक्स में दे रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर दैट कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। वैसे मैं मुझे आइडिया दे सकती हूँ, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आपकी टाइडल वॉल्यूम आ रही है और आपकी आईआरवी आ रही है, ईआरवी आ रही है, तो उसको आप चैट बॉक्स में क्लियर करो कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स? वाइटल कैपेसिटी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होती है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने एक टास्क दे रखा है कि आपको चेक करके बताना था कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, तो आपको चूज करना था ना उसमें कि लाइक टीवी, आईआरवी, ईआरवी किसके साथ एडिशंस लग रहे हैं। यहाँ पर कुछ अलग टास्क है, इसे करके देखते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि टोटल लंग कैपेसिटी आपको बतानी है, तो वहां पे आप टाइडल वॉल्यूम भी लिखोगे, वहां पर आप रेसिडुअल वॉल्यूम भी लिखोगे, वहां पे आप आईआरवी भी लिखोगे और ईआरवी भी लिखोगे, ठीक। बट अगर मैं सिर्फ वाइटल कैपेसिटी की बात करूं तो वहां पे टीवी आएगा, आईआरवी आएगा और ईआरवी आएगा, ठीक। इतने पोर्शंस आ रहे हैं। तो देखो जो बच गया है वो है आरवी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब आपकी जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो टीएलसी माइनस पीसी होती है, राइट। तो ये निकल जाएगा आंसर। Which one of the following statement is incorrect? The principle of counter current flow facilitates efficient respiration in gills of fishes. बिल्कुल उसी की वजह से तो फिश का अच्छे से रेस्पिरेशन हो पा रहा है। The residual air in lungs slightly decreases the efficiency of respiration in mammals. ये गलत बात है। जो रेसिडुअल एयर ऑफ लंग्स आपके लंग में रह रही है वो आपकी एफिशिएंसी को डिक्रीज नहीं कर रहा है, वो बल्कि आपके लंग्स को प्रॉपर मेंटेन रख रहा है, नहीं तो लंग्स कोलैप्स हो जाते, ठीक है। लंग्स कोलैप्स हो जाते तो ढंग से ब्रीथिंग आप कर ही नहीं पाते। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। और इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व्स टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी वाला स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपके लिए चूज करने वाला स्टेटमेंट है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग में ज्यादा होता है, ठीक है, अच्छा खासा, लाइक 109 mmHg के करीब है। इक्वल टू दैट इन द ब्लड, मोर देन दैट इन द ब्लड, लेस देन दैट इन द ब्लड, लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जहां पर 109 mmHg के करीब पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में रह रहा है ऑक्सीजन का, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे 40 mmHg है। अब यही ब्लड जब पहुंच रहा है आरबीसी के पास, ऑक्सीजनेटेड में ये कम हो जा रहा है, लाइक कुछ 90 mmHg के करीब, और डीऑक्सीजनेटेड में 40 mmHg के करीब। ऑक्सीजन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो ये तुम देखो कि एल्वियोलाई में ज्यादा है ना, ये देख रहे हो एल्वियोलाई में ब्लड के कंपैरिजन में, इवन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, राइट। The figure given below shows a small part of human lung where exchange of gases takes place. Select the option which represent label part A, B, C or D, correctly identifying along with its function. यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पे तुम्हें एक एल्वियोलाई का लेवल दिखाया जा रहा है। तो ए वाला जो तुम्हारा है वो एल्वियोलर कैविटी है, ठीक है, एल्वियोलर कैविटी है, राइट। और सी में तुमको जो दिखाया जा रहा है वो एक एरिया है जो ब्लड की एंडोथेलियम है उसके बीच का एरिया है, और डी तुम्हारा बीच का मेम्ब्रेन का स्पेस दिखाया जा रहा है। अब इसमें से सेलेक्ट ऑप्शन चेक करो जो कि ए, बी और सी, डी से
आइडेंटिफाई करा पा रहे हो। सी में कहा जा रहा है कि आर्टीरियल कैपिलरी है, पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यूज, ऐसा तो नहीं है, राइट। देन ए कहा जा रहा है एल्वियोलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सी आपको बोला जा रहा है दोबारा से कैपिलरी की वॉल है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस हियर, ऐसा नहीं होता है, यहां पर होता है, एक्स डी पे जाके एक्सचेंज होता है, राइट। देन रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली, ऐसा नहीं है, आरबीसी तो मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो दैट इज वाई बी वाला आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट with reference to transport of oxygen. Binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to partial pressure of oxygen. Partial pressure of carbon dioxide can interfere with oxygen binding with hemoglobin. Higher H plus concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. Low PCO2 concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. इसमें से देखिए ये वाला और ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है और ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसकी थोड़ा सा प्रोसेस को हम पहले समझ लेते हैं। जब बाइंडिंग होनी है ऑक्सीजन की विथ हीमोग्लोबिन तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक, ये सारे फैक्टर्स इसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी इफेक्ट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर लो PCO2 एल्वियोलाई पे है तो वो फेवर कर रहा है, राइट। लेकिन ये जब ट्रांसफर हो रहा है, जब ये ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बन के ब्लड में पहुंचता है, तो कैसे आप डिसोसिएट करा पा रहे हो, सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है बेसिकली, तो मोस्टली वो बाय कार्बोनेट्स की तरह होता है, ठीक, HCO3 माइनस की तरह। वहां पे जब बाय कार्बोनेट्स हैं बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, वो HCO3 माइनस प्लस H प्लस बनाते हैं, तो एल्वियोलाई में H प्लस आयंस कम होंगे क्योंकि वहां पे CO2 कम आ रही है, ठीक, बाहर से। तो इसी वजह से यहां पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है कि हायर H प्लस कंसेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। नहीं, अगर हायर H प्लस कंसेंट्रेशन होगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा एंड दैट टेक्स प्लेस एट द टिश्यू लेवल। एल्वियोलाई पे लोअर H प्लस कंसेंट्रेशन होता है एंड दैट फेवर्स अलोंग विद दीज कंडीशंस दैट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिडक्शन इन pH of blood will decrease the affinity of hemoglobin with oxygen, release bicarbonate ions by the liver, reduce the rate of heartbeat and reduce the blood supply to the brain। बेटा जब pH का रिडक्शन हो रहा है ब्लड में, तो जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ वो डिक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट कर जाता है, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs as bicarbonate ions। जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है तो उसमें से अराउंड 70% बाइकार्बोनेट आयंस की तरह ट्रांसफर हो रहा होता है। लाइक ये आरबीसी में जाके बाइकार्बोनेट आयंस बना रहे हैं। अब ये यहाँ पर एक एंजाइम है, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक, तो H प्लस प्लस HCO3 माइनस, ये कैसे बन रहा है, H2O प्लस CO2 लगने के बाद। तो बहुत सारा जो ब्लड में
दो चीजें हैं आपके, एक प्लाज्मा है एक आरबीसी है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वो वाटर के साथ अटैच करेगी, अब वो क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ब्रेक कर जाएगा H+ और बाइकार्बोनेट, अब ये बाइकार्बोनेट आरबीसी में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है वो एज बाइकार्बोनेट आयंस ट्रांसफर हो रहा है। A large proportion of oxygen remain used in the human blood even after its uptake by the body tissues. This oxygen acts as a reserve during muscular exercise, raises the PCO2 of blood to 75 mmHg, is enough to keep oxyhemoglobin saturated at 96%, helps in releasing more O2 to the epithelial tissue. नहीं, आप जब स्ट्रीनस एक्सरसाइज करते हो उस टाइम आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हो, इनफैक्ट आप देखो आप एनारोबिक हो जाते हो और लैक्टिक एसिड की साइकिल शुरू हो जाती है, तो उसी चीज को बचाने के लिए वो जो रिजर्व है वो हेल्प कर रहा है मस्कुलर एक्सरसाइज में। हाँ, उसका भी डिप्लीशन जब हो गया तब आप एनारोबिक मोड में चले जाओगे और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की तरफ आ जाओगे। Bulk of carbon dioxide released from body tissues into the blood is present as bicarbonate in blood plasma and RBC, free CO2 in blood plasma, 70% carbaminohemoglobin and 30% as bicarbonate carbaminohemoglobin in RBC। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो बल्क है कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिलीज कैसे हो रहा है बॉडी टिश्यूज से इनटू ब्लड। तो जैसे मैंने बताया कि वो रिलीज हो रहा है एज बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं आपको। What is true about RBC in humans? They carry about 20 to 25% of carbon dioxide. They transport 99% of oxygen. ये wrong statement है क्योंकि वो around 97% ट्रांसफर कर रहे हैं। They transport about 80% oxygen only and the rest 20% of is transported in dissolved state in blood plasma. ये भी wrong है। They do not carry carbon dioxide at all. ये भी wrong है। तो जब ये RBCs है ना, उनमें अभी मैंने बताया कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करा रहे हैं, तो दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorders that cause wheezing due to, अब जब इनको कोई इन्फेक्शन या कोई एलर्जी बेसिकली लग जा रही है तो यूजुअली मास्ट सेल का रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से वीजिंग हो रही है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है ब्रोंकाइज एंड ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में, राइट। वो एक एस्थमाटिक कंडीशन है, लाइक दिस इज गोइंग टू लीड टू एस्थमा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से, आई होप तुम साथ साथ कर रहे हो। Which of the following options correctly represent the lung conditions in asthma and emphysema respectively? पहली चीज आपको एस्थमा समझनी पड़ेगी कि वहां पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स का, और जो एम्फीसिमा होता है यूजुअली ज्यादा सिगरेट स्मोक करने की वजह से जो इलास्टिसिटी है एल्वियोलाई की वो खत्म हो गए हैं, वो डिस्टेंडेड हो गई है, फ्लैटन टाइप की हो गई है। तो देखो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, decreased respiratory surface, increased number of bronchioles, increased respiratory surface, increased respiratory surface, inflammation of bronchioles, decreased respiratory surface, inflammation of bronchioles। तो यहाँ पर जल्दी देखो, पहला वाला ऑप्शन तुम्हारे लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये आपको एस्थमा को ये वाला साइड जो है ये एस्थमा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला एम्फीसिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्फीसिमा में ही वो ट्रैक डाउन कर जा रहे हैं और रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जा रहा है। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following is an occupational respiratory disorder? एंथ्रासिस, सिलिकोसिस, बोtulism, एम्फीसिमा। एम्फीसिमा देखो ऑक्यूपेशनल नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ सिगरेट, जिसमें से बोट्यूलिज्म एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा,
यहाँ से एंथ्रासिस भी बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरियल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हो रही है। सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। सिलिकोसिस में जो पेशेंट्स हैं सिलिकोसिस के, उनके साथ हो क्या रहा है कि जो उनका अपर लंग है वहां पर फाइब्रोसिस हो जा रही है, मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इट इज बिकॉज कि वो ऐसे लाइक माइनिंग्स एक्सेट्रा में काम कर रहे हैं या ऐसे एरियाज में जहां एस्बेस्टस शीट्स बन रही हैं, तो उनको सिलिका का इंटेक ज्यादा हो रहा है, तो ये कंडीशंस उनके साथ हो रही हैं। अब आगे बढ़ गया तो वो कैंसर तक इवन जा सकता है, तो उनको चाहिए कि वो मास्क लगा के एटलीस्ट अपना वर्क करें। ठीक है, 21 क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये आपका इसका राइट आंसर है। आ जाइए 22 क्वेश्चन के ऊपर। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर caused mainly by cigarette smoking। अभी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि एम्फीसिमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। एम्फीसिमा में जो एल्वियोलर सैक है वो डिस्टेंट डाउन हो जा रहे हैं, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, एरिया है, वो खत्म हो जा रहा है। एक बहुत क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बहुत परेशानी होती है स्पेशली एक्सलेशन के टाइम पे। एस्थमा may be attributed to inflammation of the trachea, accumulation of fluid in the lungs, bacterial infection of the lungs, allergic reactions of the mast cell in the lungs। ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है और इसकी वजह से वीजिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की, और एक एस्थमेटिक कंडीशन बन रही है। Name the pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar walls। देखो, ये तुम देख लो कि एम्फीसिमा के बारे में कितनी बार पूछा जा रहा है तुमसे। तो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन यहाँ पर ये एम्फीसिमा सिगरेट स्मोकिंग वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मान के चलो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाला पोर्शन या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाना है इस चैप्टर से। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, which one of the following is the correct statement for respiration in humans? सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, नहीं वो आपको पता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई जो है वो एस्थमा है, और सिगरेट स्मोकिंग इज लीडिंग टू एम्फीसिमा, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। वो ड्यूरेशन नहीं, वो उनका नंबर इंक्रीज करवाते हैं। Workers in grinding and stone breaking industry may suffer from lung fibrosis, of course, क्योंकि उनको जो डिजीज होगी उसका नाम, बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, उसका नाम है सिलिकोसिस। About 90% of carbon dioxide is carried by hemoglobin as कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। नहीं, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, तो ये वाला आपका राइट स्टेटमेंट रहेगा। चलिए, तो आई होप कि जो भी क्वेश्चंस आज आपने मेरे साथ किए हैं आपने उसे एंजॉय किया होगा, और आप रेडी रहिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में लेके आने वाली हूँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसे पढ़ के रखिएगा बिल्कुल, और मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रेडी रहिएगा। चलिए, टेक केयर एवरीवन।